नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इसके पहले जल प्रदूषण देख रहे थे लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है। जल प्रदूषण की उपलब्धता की मांग हम लोग देख रहे थे, लेकिन उसमें अभी कुछ डेटा चल रहा था, तो डेटा को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, आगे डेटा में हम लोग को देखना है कि जल की उपलब्धता एवं मांग में और डेटा क्या क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा करंट से लिंक भी है। इसमें यह कह रहा है कि वर्ष 2025 तक देश की जनसंख्या लगभग 1.396 बिलियन हो जाएगी और पानी की वार्षिक खपत कितनी हो जाएगी? 1093 घन मीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है 2025 तक जनसंख्या लगभग 1.396 बिलियन हो जाएगी और पानी खपत 1093 या 1093 घन हो जाएगी। अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो थी 5177 घन मीटर थी। वर्ष 2001 में यह घटकर 1820 घन मीटर हो गई है। अगर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1486 घन मीटर है, जो वर्ष 2050 तक घट करके प्रति व्यक्ति 1140 घन मीटर रह जाएगी। मतलब आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जल के रूप में, क्योंकि जल ही जीवन है। इसीलिए जल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। जल प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो देख लीजिए। जल प्रदूषण रोकने के उपाय बहुत कॉमन लिखे हुए हैं इसमें, और आपका हमारा भी ये कर्तव्य है कि ये जल प्रदूषण रोकने में योगदान करें। कैसे कर सकते हैं? कहने का मतलब है कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल बात करें तो आप नहा रहे हैं। नहाते समय क्या होता है, अक्सर बहुत लोगों की आदत होती है, जहाँ पर वो 10 लोटे पानी में या 10 मग्गे पानी में वो काम चला सकते हैं। गाँव वगैरह में लोटा बोला जाता है उसी मग्गे को, तो वो से काम चला सकते हैं। वो कम से कम 30 से 35 वही गर्मी के दौरान वो 30 से 35 मग पानी बर्बाद करते हैं और टोटी खुली छोड़ते हैं। वो जो पानी टोटी के द्वारा निकल रहा है वो तो जा ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा सॉरी दोस्तों, ये नेचुरल है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो अब टोटी खोल करके स्नान कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब टोटी खोल करके आप नहाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी ज़्यादा मात्रा में जाएगा। जितना आपको यूज़ करना है उतना भर के एक बार में रख लीजिए जितना आप नहाते हैं, और जितना नहाते हैं एक भरपूर मात्रा रख लीजिए। 2-4 मग पानी ज़्यादा रख लीजिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप 10-10 20-20 मग पानी ज़्यादा रखें। वही सेम चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, साबुन लगा करके नहाने, कपड़े धोने पर प्रतिबंध हो। पशुओं के नदियों, तालाबों आदि में नहलाने पर प्रतिबंध हो। सभी प्रकार के अपशिष्टों तथा अपशिष्ट युक्त बहिस्रावों को नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में बहाने पर प्रतिबंध हो। औद्योगिक बहिस्राव या अपशिष्ट का समुचित उपचार हो। नदियों में शव, अधजले शवों, राख, अर्धजली लकड़ी के बहाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग जितनी ज़रूरत हो आवश्यकता अनुसार ही किया जाए। दूषित या प्रदूषित की बात करें, जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में गिरने में उनसे पूर्व उसमें शैवाल की कुछ जातियों जलकुंभी के पौधों को उगाकर प्रदूषित जल को शुद्ध करना, ये हमें ज़रूरी है। शायद मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट स्रोत है। ऐसी मछलियों को जलाशय में छोड़ा जाना चाहिए जो मच्छरों के अंडे, लार्वा, जलीय खरपतवार का क्षरण कर सकती हैं। कछुओं को नदियों, जलाशयों में छोड़ा जाना चाहिए। जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके बाद कह रहा है जल प्रदूषण को रोकने की सरकार ने क्या पहल की है, तो वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को पाइप युक्त जल की सप्लाई की जाएगी, तो जो बेफालतू का जल बीच में बर्बाद होता है वो नहीं होगा। इसी प्रकार से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीपीसीएस में, स्टेट में। इस मंत्रालय ने देश भर के 256 जल अभाव वाले जिलों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। अटल भूजल योजना स्थायी भूजल प्रबंधन की परिकल्पना मुख्यतः विभिन्न योजनाओं के मध्य अभिसरण के माध्यम से करता है, जिसमें स्थानीय समुदाय हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से मांग के उपयोग पर जोर दिया जाता है। अटल भूजल योजना के द्वारा हम लोग और सप्लाई प्रदान करते हैं, वही बता रहे हैं, स्थायी भूजल प्रबंधन का उपयोग करते हैं ताकि ज़रूरतमंदों को वो पानी मिल सके जिनको वास्तव में ज़रूरत है, अनर्थ या जो फालतू का पानी बर्बाद होता है वो बर्बाद ना हो। इसी प्रकार से नीति आयोग द्वारा समग्र जल प्रबंधन सूचांक विकसित किया गया है। इसमें 9 व्यापक क्षेत्रों को 28 विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के साथ स्वच्छ और मापन किया जाता है। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलन को सभी रूपों में स्वच्छता के लिए चलाया गया है। ठीक, अब ये बोल रहा है क्वालिटी अननोन द विजुअल इनविजिबल वाटर क्राइसिस। क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस में क्या कह रहे हैं, ये हाल ही में क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस नाम की एक विश्व बैंक की रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रदूषित पानी कुछ देशों में आर्थिक वृद्धि दर को 1/3 तक कम कर सकता है, जिसमें भारत भी 100% शामिल होगा, कि जिसकी आज़ादी के समय 5140 घन मीटर पानी का जो दायरा था वो था, और ये अभी वर्तमान में करंट में आकर के वो 1400 और 1700 रह गया हो, तो बताइए भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है कि नहीं है? तो उसकी रिपोर्ट में होगा ही ये भारत का नाम। तो रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो जल प्रदूषण से प्रभावित होने वाले देश की आर्थिक विकास दर की बात करें, जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी की बात कर रहे हैं एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है, तो उस क्षेत्र में जीडीपी की वृद्धि 1/3 कम हो जाती है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि बीओडी पानी के जैविक प्रदूषण और समग्र जल की गुणवत्ता मापन करने का एक उपाय है या उपयोग में लाया जाता है। मध्यम आय वाले देशों में जहां औद्योगिक विकास के कारण बीओडी एक बढ़ती हुई समस्या है, जीडीपी की वृद्धि दर आधे से कम रह गई है। मतलब ये देशों पर स्टडी की गई होगी। निम्न आर्थिक विकास दर के जो कारण बताए गए हैं उस रिपोर्ट में वो ये है कि पानी में नाइट्रोजन की उपस्थिति लोगों की जीवन प्रत्याशा दर को कम कर रही है, जिसके कारण देश की मानव संसाधन उत्पादकता में कमी आ रही है, और इसके अतिरिक्त पानी में लवणता की उपस्थिति से कृषि की पैदावार भी कम हो रही है, जिससे निम्न आर्थिक विकास दर हो रही है। ठीक, इसी प्रकार से पानी की गुणवत्ता के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो ये हैं कि कृषि की गहनता का प्रभाव, उसके बाद भूमि उपयोग में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक परिवर्तनशील वर्षा पैटर्न, देशों के विकास के कारण बढ़ते औद्योगिकीकरण, ये कुछ चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की ज़रूरत भविष्य में पड़ सकती है। वही रिपोर्ट में क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस की बात कर रहे हैं। क्वालिटी अननोन इनविजिबल वाटर क्राइसिस की रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है, निष्कर्ष की बात करें या आगे की राह की बात करें, जो यूपीएससी में अक्सर लिखना होता है। जल की गुणवत्ता की चुनौती से निपटने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उसके स्तर का निर्धारण किया जाए। स्तर का निर्धारण किया जाए कि किस स्तर से हमें इनमें लगाम लगानी है। दुनिया को विश्वसनीय, सटीक और व्यापक जानकारी की आवश्यकता है, ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हम सही ढंग से काम कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक बात बताएं, यूपीएससी में तैयारी में मेंटोरशिप का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप मेहनत करना जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन सही नहीं ली, आपका मेंटोर सही नहीं है, आपने सही तरीके से किसी से पूछा नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
गाइड आपको कोई नहीं कर रहा है तो फिर भटकाव बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल अवेलेबल हैं। आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, जिससे वास्तव में रियलिटी यही है कि कोई संपर्क दूर दूर तक यूपीएससी से नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि विश्वसनीय और सटीक जानकारी होगी तो हम आराम से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली कदम उठा सकते हैं। ठीक है, दुनिया के प्रदूषण को कम करने के लिए कानून और प्रवर्तन जैसी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। अपशिष्ट जल के उपचार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रदूषण और मलबे को हटाने में मदद करके देश के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक, अब इसी में बात कर लेते हैं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, इसको भी बनाया गया होगा। ठीक है, केंद्रीय भूजल बोर्ड में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जो वर्तमान में भी है, भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वर्ष 1970 में कृषि मंत्रालय के तहत समावेशी नलकूप संगठन को पुनर्नामित किया गया। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की स्थापना की गई तथा 1972 के दौरान इसका अनुमोदन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल स्कंद के साथ कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं वहाँ पर थोड़ा हिंदी गलत लिखी हुई है, इसका जो है, हाँ अब ये सही हो सकता है कि वर्ष 1972 के दौरान इसका समायोजन हो सकता है भू विज्ञान सर्वेक्षण के भूजल स्कंद के साथ कर दिया गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड एक बहुसंख्यीय वैज्ञानिक संगठन है, जिसमें भूजल वैज्ञानिक, भूभौतिक विज्ञानवाद, रसायनवाद, जल विज्ञान एवं जल मौसम विज्ञान तथा अभियंता कार्यरत हैं। इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य नॉर्मल हो सकता है, जल से रिलेटेड ही उद्देश्य होगा, तो वही भूजल संसाधनों की या का आयोजन और प्रबंधन पर राज्यों और अन्य प्रयुक्त अभिकरणों को सुझाव देता है, पहली चीज़। इसके अतिरिक्त हितधारकों को वैज्ञानिक भूजल अन्वेषण, विकास, प्रबंधन की दिशा में तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराता है। मतलब दो काम याद रख सकते हैं कि पहली चीज़ तो आयोजन और प्रबंधन पर राज्यों को सुझाव देना, दूसरा तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध करवाना। और इसके नीचे बोर्ड विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से उत्सर्जित आंकड़ों के आधार पर नियमित रूप से वैज्ञानिक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड का कार्य विज्ञान अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन, ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण करना, भूजल प्रणाली की निगरानी करना, आकलन, संवर्धन, प्रबंधन और देश के भूमिगत जल संसाधनों का विनिर्माण करना है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर थ्योरी पार्ट चल रहा है आपका। यहाँ पर किसी प्रकार की डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली थोड़ा सा कानूनी रूप है, एक प्रकार से केंद्रीय भूमि जल बोर्ड है, तो आपको ये जानकारी नहीं रहेगी तो वहाँ पर यूपीएससी में इसी पे एक स्टेटमेंट दे देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा कि बस इतना ही पूछ लेगा केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ और किसके अंतर्गत कार्य करता है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में आते हैं। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है मृदा प्रदूषण। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक आपका था केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, उद्देश्य ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। प्रदूषण में जल प्रदूषण इतना ही पढ़ना था आपको, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं, किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, किस प्रकार से बचाव हो सकता है, किस प्रकार की रिपोर्ट का यूज हुआ है, सरकार ने क्या किया है, और उसके बाद इसके लिए कौन से बोर्ड का गठन किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सारी बातों को हमने खूब अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मृदा प्रदूषण को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।